अच्छा सर, अब एक और पास पेपर देख लेते हैं जो कि ऑटम 2018 का है, 15 नंबर का है। तो पहले इसकी रिक्वायरमेट देख लेते हैं। सर पहली रिक्वायरमेंट में वो ये कह रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द ऑडिट इश्यूज आइडेंटिफाइड बाय योर ऑडिट टीम। पहले बोल रहा है कि हर एक ऑडिट इशू के लिए जो आपकी ऑडिट टीम ने आइडेंटिफाई किए हैं, सही है, मेंशन द इम्पैक्ट इफ एनी विच दीज माइट हैव ऑन द ऑडिट रिपोर्ट along with the proper justification। यानी आप इस बात को समझें कि वो कह रहा है कि अब रिपोर्ट पे इम्पैक्ट बताओ। तो अब आपने रिपोर्ट के इम्पैक्ट बताने और फिर इफ़ के साथ बोलना है कि अगर मैनेजमेंट सही करेगी नहीं करेगी तो क्या होगा। बात क्लियर है। देखो इससे पहले वाला जो सवाल किया ना, देखो बच्चे फेल क्यों होते हैं, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट को केयरफुली रीड नहीं करते। यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई आप सिर्फ रिपोर्ट के इम्पैक्ट बताते हैं, दैट्स इट। पर अलॉन्ग विद ऑल द जस्टिफिकेशन, अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है इसमें तो पहले आप बताएंगे सब्सिक्वेंट इवेंट है, फिर आप बोलेंगे एडजस्टिंग है या डिस्क्लोजर आएगा, अगर मैनेजमेंट करती है नहीं करती है, मटीरियल इमटीरियल, फिर उसको वही रिपोर्ट की चौरंगी से आपने लिंक कर देना है। आए देखते हैं एक एक करके। मैंने ये कहा, यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ हब मिल्स लिमिटेड। सही है, आप प्लानिंग स्टेज पे आपने मटीरियलिटी डिटरमाइन की थी कोई 8 मिलियन की, 8 मिलियन की, याद रखिएगा। आगे, ऑडिट टीम हैज कंप्लीटेड द ऑडिट फील्ड वर्क फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। यानी सर हम ये कह सकते हैं कि हमारी एफएस की जो डेट है वो है सर 30 जून 2018। सही जी, 30 जून 2018 हमारी एफएस की डेट है। अच्छा भाई, ईयर एंड है हमारा। एंड हैज प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इश्यूज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट फॉर योर रिव्यू। भाई आपको इतना बड़ा एजाज दिया है कि आप रिव्यू करेंगे इसका, और आई होप कि आप बिल्कुल सही करेंगे क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा भाई है। आगे, गुड्स वर्थ रुपीज 3 मिलियन वर रिटर्न बाय अ कस्टमर ऑन जुलाई 5 2018। यानी ईयर एंड के बाद गुड्स रिटर्न हुए हैं। अच्छा, क्यों रिटर्न हुए हैं? ड्यू टू पुअर क्वालिटी। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ईयर एंड पे मैंने एक सेल की है और वो बंदा ईयर एंड के बाद मुझे वापस आके दे रहा है और कह रहा है कि ये माल खराब था, तो डेफिनेट सी बात है ना, ये माल जब तुमने बेचा होगा तभी खराब होगा। यानी इस इन्वेंट्री की एनआरवी लॉस की कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करती थी। क्योंकि मैंने आपको ये सिखाया भी था जब केसेस करवाए थे, मैंने आपको ये कहा था कि भाई ईयर एंड के बाद कि अगर सेल्स रिटर्न हो जाए तो जाहिर सी बात है ईयर एंड पे आपकी इन्वेंट्री इम्पेयर्ड थी, तभी तो गुड्स वापस आए। अनलेस के कोई उससे खराबी हुई होती वो तो अलग बात है ना, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आगे, सिंस द गुड्स वर रिटर्न सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड नो एडजस्टमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट कह रही है क्योंकि सेल्स रिटर्न ईयर एंड के बाद हुआ है तो हमने एडजस्टमेंट पार्ट नहीं की, उन्होंने टोपी लगाई और आपको बोला कि हमने सही किया हुआ है ना। आप मुझे बताएं इसमें क्या ये, सर ये क्या एडजस्टिंग इवेंट है नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? सर ये एडजस्टिंग इवेंट है, रीजन बीइंग कि इसकी कंडीशन एनआरवी लॉस की एग्जिस्ट करती थी। पर अब मसला क्या है सर, 3 मिलियन की अमाउंट है, आपकी मटीरियलिटी कितनी है सर? 8 मिलियन। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ ये मटीरियलिटी से कम है? तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैनेजमेंट इसको अगर सही नहीं भी करती तो क्या आपकी रिपोर्ट पे कोई इम्पैक्ट आएगा, या आप अनमॉडिफाइड रिपोर्ट देंगे? यानी अनमॉडिफाइड रिपोर्ट का मतलब ये है कि आप अपने ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं करेंगे। आए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ था। वो कहता ही है, सेल्स रिटर्न ड्यू टू पुअर क्वालिटी इंडिकेट्स दैट देयर वाज अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एट द टाइम ऑफ सेल। यानी बेचते वक्त ये मसला था। आगे, दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट एज देयर इज इंडिकेशन दैट एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री मे बी लेस देन इट्स कॉस्ट। ये इंडिकेशन है। फिर आपने क्या करना, अब आपने पहले अपना चांस बता दिया। देखो इसमें इसने चेक क्या किया था, एक तो सब्सिक्वेंट इवेंट को चेक किया था और फिर रिपोर्ट को मिला दिया। यानी दो आइजाद इसने टेस्ट किए मिला के, एक 705 जो मॉडिफिकेशन से डील करता है और दूसरा सर आपका सब्सिक्वेंट इवेंट जो अभी हमने सीखा। आगे, मैनेजमेंट, अब आप क्या बता रहे हैं, मैनेजमेंट शुड रिवर्स द सेल्स एंड डेटर्स इन द एफएस एंड शुड रिकॉर्ड इन्वेंट्री एट इट्स एनआरवी, क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। फिर आप कहेंगे कि अगर मैनेजमेंट इसको नहीं रिकॉर्ड करती इट विल बी अ मिस स्टेटमेंट। याद है मैंने आपको कहा था सिचुएशन बताते हैं, फिर आप बताते हैं कि आपके लिए मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन। तो आपने कहा अगर नहीं सही करती तो ये क्या कहलाएगी? मिस स्टेटमेंट कहलाएगी। आगे, impact is immaterial as rupees 3 million is less than the materiality level of 8 million। कम है ना उससे। आगे सुनिएगा,
ऑडिटर शेल एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन दी एफएस। यानी सर देखें, आपने दो आइजाज को डील किया और दोनों की बातें बताई। आपने कहा कि भाई मुझे पता है कि ये एडजस्टिंग इवेंट है, सही है जी, पर क्योंकि ये मटेरियल है इस पे रिपोर्ट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। दोनों बातें हो गई, 560 की कंप्लायंस हो गई और 700 यानी 700 की सीरीज की रिपोर्ट की भी कंप्लायंस हो गई। आई होप दिस इज क्लियर। सर ये हमने टिक लगा दिया। आया सर, आगे चलते हैं। अच्छा भाई, HML इज फेसिंग लिक्विडिटी इशूज। मतलब लिक्विडिटी इशूज मतलब इसका करंट इशू बेकार है, कैश फ्लोज के मसले मसले हैं। आगे, विच हैज रिजल्टेड इन एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो। सर क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जब भी एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो, ये एक रिस्क फैक्टर है, बट ये वो रिस्क फैक्टर नहीं जो नॉर्मल होगा, ये गोइंग कंसर्न का रिस्क फैक्टर है। सर गोइंग कंसर्न, अब देखें इसमें हुआ क्या, हुआ क्या, इसने इसके साथ साथ कोई आपका गोइंग कंसर्न का चैप्टर भी टेस्ट कर लिया। तो देखें, दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपने चीज़ों को मिलाना है, देखना है फैक्टर्स कौन कौन से छुपे हुए हैं। आगे, टू एड्रेस द इशू, HML has sold one of its offices to a company managed by a director of HML। यानी भाई मुझे एक बात बताएं, उसने क्या किया, अपने लिक्विडिटी इश्यूज को, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए अपने ऑफिस का एक हिस्सा, सोल्ड वन ऑफ इट्स ऑफिस टू अ कंपनी मैनेज बाय अ डायरेक्टर ऑफ HML। यानी उसने किया क्या, कंपनी का एक डायरेक्टर है, उसकी एक दूसरी कंपनी है, उसको उठा के इसने ऑफिस बेच दिया। अच्छा, अब अगर मैं आपको, क्योंकि आपने रिलेटेड पार्टी नहीं किया हुआ, तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वी विल नॉट डू पास पेपर्स। होता क्या है कि सर ये बंदा एक डायरेक्टर है, सही है जी, हमने कहा कि सर ये हमारे डायरेक्टर भाई हैं, सही है जी, ये यहाँ पे कंपनी ए के डायरेक्टर हैं, सही है जी, और हम कह रहे हैं कि ये कंपनी बी के ओनर भी हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं, ये कंपनी में डायरेक्टर है, ये कंपनी में, अच्छा वो कहता ये है कि भाई जो कंपनी का एक डायरेक्टर होता है उसकी कोई और कंपनी होती है, वो दोनों कंपनीज आपस में रिलेटेड पार्टी होती हैं। वो कंपनी आपस में क्या होती हैं, रिलेटेड पार्टी होती हैं, लॉ के हिसाब से भी है। तो आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदा दो कंपनीज का मालिक हो, वो दो कंपनीज आपस में रिलेटेड पार्टी होती हैं, और एक बंदा एक कंपनी में डायरेक्टर हो, दूसरी कंपनी का मालिक हो, तब भी वो दोनों कंपनीज आपस में क्या होती हैं, रिलेटेड पार्टी होती हैं। अच्छा, रिलेटेड पार्टी इसलिए होती हैं क्योंकि कोई भी गबन, कोई भी फ्रॉड हो सकता है, और रिलेटेड पार्टी में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिलेटेड पार्टी से कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती है ना, रिलेटेड पार्टी से कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, वो लाजमी डिस्क्लोज होती है। वो लाजमी क्या होती है सर, डिस्क्लोज होती है, डिस्क्लोजर जाता है उसका। आई होप दिस इज क्लियर। क्यों, क्योंकि भाई आप बताते हैं कि रिलेटेड, देखो यार मैं अगर ये बात कहूँ कि एक कंपनी का मालिक है यहाँ भी वहाँ भी, तो वो कोई भी फेक सेल्स करवा सकता है, कोई भी ट्रांजैक्शन करवा सकता है बाद में वापस। यानी ऐसा भी तो बात समझिएगा बहुत फोकस होके, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हो ये कि डायरेक्टर आर्जी तौर पे कंपनी बी का पैसा वहाँ लगाए, क्योंकि है तो डायरेक्टर ना वहाँ पे, कंपनी बी का पैसा निकाल के वहाँ भेजे, टेक्निकली सॉर्ट ऑफ लोन दे दे और इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करे। जबकि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, जो आपका बात समझिएगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स का जो चैप्टर है आपका कंपनी लॉ का, कंपनीज एक्ट आपको ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड पार्टी से होगी और कोई भी पैसा इधर उधर जाएगा, तो वो पैसा मिनिमम आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो चार्ज करना ही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि आप अपने लैंडर्स को, सुनिएगा, आप अपने लैंडर्स को और अपने शेयर होल्डर्स को मिला के जितना रिटर्न देते हैं वो कॉस्ट ऑफ, यानी मिनिमम तो उतना इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए ताकि कोई मैनिपुलेशन ना हो। ऐसा नहीं हो आप अनड्यू बेनिफिट्स दे रहे हो। तो खैर रिलेटेड पार्टी इसलिए इतना सिग्निफिकेंट है, रिलेटेड पार्टी इसलिए इतना सिग्निफिकेंट है कि उसका डिस्क्लोजर चाहिए होता है। तो सर ये तो मैंने आपको एक फ्रेमवर्क बता दिया कि ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी है। सीन क्या है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज को बचने के लिए, उसको सही करने के लिए, एक डायरेक्टर की एक कंपनी है, उसको इन्होंने ऑफिस भेज दिया है। भाई भेजो, मसला नहीं है, उसको डिस्क्लोज करो ताकि उसका एक ट्रू एंड फेयर व्यू है, पता लगे कि भाई रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन हुई है और आर्म्स लेंथ पे हुई है। नहीं, आर्म्स लेंथ का मतलब है कि भाई ये मार्केट नॉर्म्स पे हुई है नहीं हुई है, ऐसा तो नहीं है बाद में आके वापस। तो क्योंकि देखो, अगर आज बिल्डिंग गई है वहाँ पे या ऑफिस गया है, तो ऐसा तो नहीं है वापस अगले साल वापस कर दो, क्योंकि ये तो फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हो गई ना, इस पर तो इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए था।
ये तो एज एफ आपने सेल ट्रांजैक्शन दिखा दी है, तो ऐसा हरगिज होना नहीं चाहिए। खैर आगे लेके चलते हैं इसको। हमने ये कहा सर, इसमें दूसरे केस के अंदर सोल्यूशन पे कहाँ गया, ये रहा जी। द ऑफिस वॉज सोल्ड फॉर ₹40 million. सिंस द मैनेजमेंट हैड करेक्टली रिकॉर्डेड द डिस्पोजल, नो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिलेटेड टू दिस सेल हैव बीन मेड इन दी एफ एस। यानी सर आपको मैंने अभी लॉ की भी नॉलेज दी, IFRS की भी नॉलेज दी, और सर IS-24 ये कहता है कि आपको अपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को, आपका कंपनीज एक्ट भी कहता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करना है। वो भाई क्या कह रहे हैं, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, सही रिकॉर्ड कर लिया, मुझे डिस्क्लोज करने की नीड नहीं है, डिस्क्लोजर ना देना इज ऑल्सो अ मिसस्टेटमेंट। और कंपनीज एक्ट की वायलेशन करना, रिलेटेड पार्टी इटसेल्फ इज अ सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट रिस्क होता है वहाँ पे। तो अगर मैं ये कहूँ, क्या ये क्वालिटेटिवली ये डिस्क्लोजर मटेरियल है, डेफिनेटली यस। क्वालिटेटिवली, क्वालिटेटिवली अमाउंट भी देखोगे तो 40 मिलियन है, तो ये वैसे भी आपकी मटीरियलिटी से ऊपर निकल जाता है। तो आप मुझे एक बात बताएं, डायरेक्टर्स आर कॉन्फिडेंट दैट दीज सेल्स प्रोसीड विल सॉल्व द कैश फ्लो प्रॉब्लम्स ऑफ HML। यानी इस पूरे सवाल में दो मसले हैं, यानी इस केस के अंदर एक तो गोइंग कंसर्न इश्यूज हैं और दूसरा मिस स्टेटमेंट है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर सेल ऑफ प्रॉपर्टी या ऑफिस टू डायरेक्टर्स कंपनी इज अ ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, दिस शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। हाउएवर हाउएवर if management fails to do so, this will constitute a misstatement। तो ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देगा सर, क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। फर्दर अगर आपको लगता है स्टिल देयर इज स्टिल अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, यानी आपको लगता है कि देखो आपने इफ के साथ बोलना है ना, कि अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी, देखो वो तो कह रहा है कि कैश फ्लो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे, पर आपको लगता है कि अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो इन केस अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी हुई, फिर रिपीट कर रहा हूं, इन केस अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी हुई तो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पैरा भी आएगा। याद रखिएगा, इसके अंदर आपने वो प्रोसीजर नहीं लिखने के मैनेजमेंट को बोलेंगे गोइंग कंसर्न असेसमेंट करो। उसने आपसे आपका कोर्स ऑफ एक्शन नहीं पूछा, उसने आपसे सिर्फ ये पूछा है रिपोर्ट पे कोई इंपैक्ट हो तो वो बताओ। तो आपने वो पॉसिबल इंपैक्ट बताने हैं। देखें बहुत ही क्लैरिटी से बता रहा हूँ, बहुत बारीकी हैं, बात समझ आ रही है। आए जी देखते हैं लिखा हुआ क्या है इसमें। दिस इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन FS। सही है भाई, मानते हैं हम। इफ मैनेजमेंट डज नॉट डिस्क्लोज दिस ट्रांजैक्शन इन FS, इट विल बी अ मिसस्टेटमेंट। समझ आती है बात। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन, ये भी हमने डिस्कस किया। फर्दर ऑडिटर में कंसिडर इंक्लूडिंग मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैरा इफ स्टिल देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट गोइंग कंसर्न स्टेटस ऑफ द एंटिटी। कोई आपसे नहीं पूछा था कि आप क्या काम करेंगे, चेक करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस, या फिर आप ये कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वैल्यूएशन करेंगे, रेशियोज इंप्रूव हुए। आपसे कोई आपका ओपिनियन नहीं मांगा उसने, आपसे उसने ये नहीं पूछा कि बताओ क्या काम करोगे। आपने सिर्फ इतना कहना है रिपोर्ट पे क्या पॉसिबल इंपैक्ट हो सकता है इस सिनेरियो का। बात क्लियर है। अच्छा सर, एक आखिरी केस देख लेते हैं। एक कस्टमर है जिससे 11 मिलियन लेने थे ईयर एंड पे, जो कि बैंक करप्ट डिक्लेयर हो गया है ऑन 15 अगस्त, और मैनेजमेंट ने ऑलरेडी 50% बैलेंस इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोवाइड कर दिया, यानी प्रोविजन बुक कर लिया है, प्रोविजन बुक कर चुकी है मैनेजमेंट। तो मुझे एक बात बताओ, ईयर एंड के बाद किसी कस्टमर का बैंक करप्ट होना क्या एक एडजस्टिंग इवेंट है? यस सर, क्योंकि कस्टमर्स बिकम बैंक करप्ट बाय अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड दिस इज नॉट अ वन ऑफ इवेंट। तो उसको बकाया जो 11 मिलियन का 50% है वो भी प्रोवाइड कर देना चाहिए, जो कि हुआ हुआ नहीं है। तो इसमें भी तो यही कहूंगा, अगर मैनेजमेंट उसको प्रोवाइड नहीं करती, तो क्या मैं कह सकता हूँ 5.5 मिलियन की स्टिल देयर विल बी अ मिस स्टेटमेंट? पर अगर 5.5 मिलियन की स्टिल देयर विल बी अ मिस स्टेटमेंट, तो सर क्या मैं कह सकता हूँ मेरी मटीरियलिटी 8 मिलियन है, और ये मेरी मटीरियलिटी लेवल से नीचे है। तो although I know this is a misstatement, this will be a misstatement if management fails to account for this 5.5 million का प्रोविजन, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे? बात क्लियर है। तो सर ये था आपका ये सवाल, जिसके अंदर सब्सिक्वेंट इवेंट टेस्ट हुआ। सही है जी, आपका जो है अल्लाह भला करे भाई गोइंग कंसर्न टेस्ट हुआ, ऐसा ही है, और रिपोर्ट टेस्ट हुआ, 3 टेस्ट हुए हैं। तो आपके सामने तीन के तीन को हमने हट किया। सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में अगले सवाल के साथ।